हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यह टॉपिक हड़प्पा सभ्यता पर केंद्रित है और हड़प्पा सभ्यता की ही विशिष्ट पुरावस्तुएं जो हैं उनका नामकरण इस तरीके से किया गया है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। दोस्तों, यदि आप कभी दिल्ली की सैर करें तो वहां पर नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय जो इंडिया गेट के पास स्थित है, वहां पर आप जरूर जाएं। वहां जाने पर आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत सारी पुरावस्तुओं को अवलोकन करने के लिए आपको वहां मौजूद मिलेगी। इनमें जैसे मनके हैं, मुहरे हैं, ये स्पेशली पूरा वस्तुएं हैं। जैसा कि हमें किसी काल में ऐसी चीजें हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। इन सभी का उत्पादन है वो जिन उत्पादन केंद्रों पर होता था, उन उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाए, या ऐसे क्या तत्व हैं जिनको देखकर उन उत्पादन केंद्रों की पहचान की जा सकती है। तो सिंधु सभ्यता में जो शिल्प उत्पादन होता था उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे, और शिल्प जो उत्पादन होता था उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आता था और बनी बनाई वस्तुएं हैं वो कहाँ तक जाती थी, और आंतरिक इलाके, उपमहाद्वीप के अन्य इलाके और सुदूर जो देश थे वहां तक इनका व्यापार व्यवसाय किस तरीके से या व्यापारिक संबंध कैसे थे, वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के कुछ केंद्र हैं जो शिल्प उत्पादन के बारे में हमें जानकारी देते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है चन्हूदड़ों का। यह चन्हूदड़ों सिंध नदी के किनारे पर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, जिसका भौगोलिक जो वितरण है वो यहां पर है। ये चन्हूदड़ों यहां पर स्थित है, मोहनजोदड़ो यहां पर स्थित है, हड़प्पा यहां पर स्थित है, चन्हूदड़ो एक छोटी सी बस्ती है जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 हेक्टेयर है, और यह मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी बस्तियों की अपेक्षा बहुत ही छोटी है। जैसे कि मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर है। अगर हम नाप की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि 2.25 बीघे में, 2.5 बीघे में 1 एकड़ होता है और 2.5 एकड़ में 1 हेक्टेयर होता है। अर्थात 1 हेक्टेयर में 6.25 बीघा जमीन होती है। तो चन्हूदड़ो का क्षेत्रफल 7 हेक्टेयर में स्थित था, जो कि मोहनजोदड़ो जो 125 हेक्टेयर में था उससे काफी छोटी बस्ती चन्हूदड़ो है। लेकिन चन्हूदड़ो अपने आप में महत्वपूर्ण शिल्प उत्पादन के केंद्र के रूप में स्थापित होने के कारण होती है। यहां चन्हूदड़ो से हमें शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी हासिल होती है और यहां से शिल्प उत्पादन संबंधित बहुत सारी पुरावस्तुएं मिल जाती हैं। दोस्तों, पुरातत्वविद हैं, वो किसी स्थल को शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में किस तरीके से परिभाषित करते हैं, या वो किस तरीके से पता लगाते हैं कि यह शिल्प उत्पादन का केंद्र था। तो इसके लिए उन्हें वहां से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जैसे कि कच्चा माल है, प्रस्तर पिंड है, औजार है, कूड़ा करकट है, और बहुत सारी ऐसी जो उत्पादन से संबंधित वस्तुएं हैं मिलती हैं।
वो जिन स्थानों पर मिलती हैं उससे वो अनुमान लगाते हैं कि यह शिल्प उत्पादन का केंद्र रहा होगा। तो छन्हूदड़ो उसमें सर्वप्रमुख स्थल है। छन्हूदड़ो जो था वहां से हमें मनके, बाट, मुहरे इत्यादि जो पुरावस्तुएं हैं उनके निर्माण की जानकारी मिलती हैं। दोस्तों, मनके जो हैं वो एक महत्वपूर्ण पुरावस्तु हैं और इसके उत्पादन में जो सामग्रियां प्रयुक्त होती थी उसके आधार पर इनको कई भागों में बांटा जा सकता है। मनके जो हैं, मनके अर्थात इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि जो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में मालाएं पहनी जाती हैं, वो माला जिन सूत्रों में पिरोई जाती है उन्हें मनके कहा जाता है। तो ये मनके जो हैं हड़प्पा सभ्यता में धातुओं से, मिट्टी से, पत्थरों से निर्मित होते थे। पत्थरों की बात करें तो एक सामान्य सा पत्थर है सेल खड़ी, उससे भी मनकों का निर्माण होता था। और महंगे पत्थर जैसे कार्निलियन है, लाजवर्द है, स्फटिक है, क्वार्ट्ज है, इन सारे महंगे पत्थरों से भी मनकों का निर्माण होता था। धातु की बात करें तो सोने से मनकों का निर्माण होता था, तांबे से होता था, कांसे से होता था और साथ साथ में मिट्टी से भी मनकों का निर्माण होता था। अब आप अनुमान ये लगा सकते हैं कि जो मनके महंगी धातुओं से या महंगे पत्थरों से बने हुए होते थे और उनकी जो मालाएं होती थी वो धनी वर्ग प्रयोग में लाते होंगे, उपयोग में लाते होंगे, और सामान्य से जो मिट्टी के या सेल खड़ी जैसे सामान्य पत्थरों से बने हुए मनकों की माला है वो सामान्य वर्ग जो है वो प्रयोग करता होगा। सेल खड़ी एक मुलायम सा पत्थर होता है जिस पर बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियों के अलावा भी बहुत सारी आकृतियां वहां पर उकेरी जा सकती हैं। सेल खड़ी को चूर्ण के रूप में कूटकर उसका लेप बनाकर उसको बहुत सारे आकारों में ढाला जा सकता है। जो मनके हैं वो हमें बहुत सारे अलग अलग आकारों में भी मिले हैं, जैसे कि गोलाकार है, बेलनाकार है, ढोलाकार है, चंद्राकार है। ऐसे बहुत से आकार हैं जिनमें मनके मिले हैं और ये मनके आप अगर दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में जाएं तो बहुत बड़ी संख्या में आपको विभिन्न प्रकार के देखने को मिलेंगे। अब शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर औजार, कच्चा माल, कूड़ा करकट वगैरह जो प्रस्तर पिंड इत्यादि जो वस्तुएं हैं, पूरा वस्तुएं हैं जिन केंद्रों पर मिलती हैं, उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर यह शिल्प उत्पादन होता होगा। दो जगह, एक नागेश्वर जो कि यहां पर है, गुजरात में, और एक बालाकोट जो कि यहां पर है पाकिस्तान में। बालाकोट, अगर इन जगहों को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही समुद्र के किनारे पर स्थित हैं, अर्थात यह केंद्र जो है वो शंख प्राप्ति के लिए स्थापित किए थे। हड़प्पा सभ्यता वासियों ने शंख प्राप्ति के लिए नागेश्वर, बालाकोट जैसे स्थल है वो समुद्रों के किनारे पर स्थापित किए थे। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, तो हड़प्पा सभ्यता जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, एक नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, और उसमें मिलने वाली पूरा वस्तुएं हमें ये अनुमान करने के लिए मजबूर करती है कि यह सभ्यता निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से एक बहुत ही अपने समय से आगे की सभ्यता थी। तो ये सभ्यता जो है वो विभिन्न प्रकार के शिल्प उत्पादनों, व्यापार, व्यवसाय, कृषि,
निर्माण कार्यों से ही संभव हो सकता है। तो माल प्राप्त करने संबंधी जो नीतियां हैं उनमें सबसे पहले हम लेते हैं उपमहाद्वीप से व्यापारिक संबंध। आपके इतिहास की किताबों में बार बार एक शब्द आता है उपमहाद्वीप। सबसे पहले उपमहाद्वीप का अर्थ आप समझ लीजिए। उपमहाद्वीप 5 देशों से मिलकर बनता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, ये 5 देश मिलकर उपमहाद्वीप बनते हैं, या इन 5 देशों को सम्मिलित रूप से उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं आज से हजारों साल पुराना, और आज की जो राजनीतिक सीमाएं हैं उन सीमाओं का वहां उस वक्त कोई मतलब या मायने नहीं थे। क्योंकि 1947 से पहले ये पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंदर स्थित थे। श्रीलंका भी सांस्कृतिक रूप से, नेपाल भी सांस्कृतिक रूप से भारत से ही समानता रखते हैं, या काफी कुछ यहाँ परंपराएं रीति रिवाज है वो एक जैसे हैं। इन 5 देशों को मिलाकर उपमहाद्वीप कहा जाता है। और उपमहाद्वीप से व्यापारिक जो संबंध है वो हड़प्पा वासियों के कैसे थे? तो हड़प्पा वासियों ने अपने कच्चे माल के लिए बहुत सारे जगहों पर अपनी बस्तियां स्थापित की, और इसके साथ साथ में वो समय समय पर अन्य क्षेत्रों में अभियान भी भेजा करते थे। जैसा कि उनके लिए जो तांबा है वो राजस्थान के खेतड़ी नामक इलाके से आता था, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। सीकर झुंझुनू वाला जो इलाका है वो खेतड़ी इलाका कहा जाता है। और इस खेतड़ी वाले इलाके को इतिहासकारों ने गणेश्वर सभ्यता या गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इन खेतड़ी से तांबे और दक्षिण भारत से सोने की आपूर्ति है वो हड़प्पा वासियों को होती थी। दक्षिण भारत में आपने जो कर्नाटक में कोलार की खाने हैं वो स्वर्ण उत्पादन का एक केंद्र है, और वहीं से सोना और खेतड़ी से तांबा है वो हड़प्पा वासियों को प्राप्त होता था। आपको यदा कदा हड़प्पा क्षेत्रों से बाहर भी हड़प्पा की मुहरें मिल जाती हैं, या जो पुरातत्वविद है, इतिहासकार हैं, उनको ज्यादा खोजबीन छानबीन करने पर अन्य क्षेत्रों से जो हड़प्पा से बाहर हैं वहां पर हड़प्पाई मुहरें मिलती हैं। वो हड़प्पाई लोगों के हड़प्पा क्षेत्रों से बाहर भेजे गए व्यापारिक अभियानों का ही हिस्सा थे। उनके आंतरिक संबंधों को दर्शाता है कि हड़प्पा वासी जो थे उनका बाहर के स्थानीय लोगों से भी संबंध था। फिर आता है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर क्षेत्रों से तात्पर्य है भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के क्षेत्र, और जो तत्कालीन सभ्यताएं थी जैसे कि दजला, फरात, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उनसे संबंध भारत के थे, नहीं थे, कैसे थे और किस स्तर पर थे, ये सब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात नामक 2 नदियों के आसपास बसी हुई थी, जो कि वर्तमान में इराक में स्थित है। इसको मैं आपको मानचित्र के द्वारा अगर समझाऊं तो आपको ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि ये भारत है, ये वाला इलाका जो है ये मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत आता था। और यहां पर एक जगह है जिसको वर्तमान में ओमान कहा जाता है।
उस वक्त इसका नाम मगान था, उस वक्त तत्कालीन नाम मगान था। और यहां पर एक जगह है जिसको वर्तमान में बहरीन कहा जाता है, और उस वक्त इसका नाम दिलमुन था। भारत के इनसे मेसोपोटामिया, दिलमुन और ओमान से व्यापारिक संबंध थे। बहरीन में तो ऐसी बहुत सारी मुहरें भी मिली हैं जो हड़प्पा सभ्यता के मानकों का अनुसरण करते हुए ही बनाई गई थी। मेसोपोटामिया में बहुत सारे हड़प्पा की पुरा वस्तुएं हमें मिलती हैं, और मेसोपोटामिया की बहुत सारी पुरा वस्तुएं हैं वो हड़प्पा क्षेत्रों से हमें मिलती हैं। ये दोनों के व्यापारिक अंतर संबंधों को पुष्ट करती हैं, जिससे हमें ये स्पष्टतः पता चल जाता है कि दोनों के, हड़प्पा और मेसोपोटामिया संबंधों, मेसोपोटामिया के आपस में व्यापारिक संबंध थे। और साथ साथ में दिलमुन और ओमान जैसे जो बंदरगाही इलाके थे वहां भी बस्तियां बसी हुई थी, और वहां से भी व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के थे। ओमान जो है, ओमान से भी तांबा जो है उसका मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता दोनों को निर्यात होता था। अब आपके संबंध में, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि जो तांबा है वो ओमान से ही मिलता था, ऐसा कैसे पता चले? तो दोस्तों, जो तांबा मिला है उसका अगर रासायनिक विश्लेषण किया जाए, जैसा कि पुरातत्वविदों ने किया है, तो ओमान से मिले तांबा, मेसोपोटामिया से मिले तांबे और हड़प्पा सभ्यता से मिले तांबे में निकल के जो अंश हैं वो समान हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये जो तांबा है वो एक ही क्षेत्र से प्राप्त किया गया था। तो और उसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी मुहरें भी मिली हैं जिस पर नावों के चित्र हैं, जो कि व्यापारिक या जलीय यात्रा की ओर इशारा करते हैं। साथ साथ में स्थलीय यात्रा भी उस काल में प्रचलित थी, जैसा कि बहुत सारे हड़प्पा स्थलों से बैलगाड़ियों के प्रतिरूप या खिलौने प्राप्त हमें होते हैं। ये बैलगाड़ियां स्थलीय व्यापार के जाल को निर्मित करती थी, और साथ साथ में जो हड़प्पा सभ्यता है वो जो सिंधु नदी है जो इस तरीके से चलती है और यहां आकर अरब सागर में गिर जाती हैं, और इसकी जो सहायक नदियां हैं, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और बहुत सारी और भी जो नदियां हैं छोटी छोटी, वो सब एक जलीय प्रणाली को दर्शाती हैं, और ये नदियां हैं वो जलीय व्यापार या नदीय व्यापार जो नदी जल से होता था उसकी तरफ इशारा भी करती हैं। आज का आपका टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।